नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज हम ये उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार नोटबंदी के बाद अब नसबंदी की किसी योजना पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार में छोटे और मझोले उद्योगों का जिम्मा संभाल रहे मंत्री गिरिराज सिंह ने नसबंदी शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहा कि नोटबंदी के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े कानून लाने का वक्त है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू समाज ने बिना किसी डंडे की चोट के जनसंख्या नियंत्रण को स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या के मामले में आज देश के लोगों को मजहब से ऊपर उठकर देश हित में सोचना चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई आबादी भारत के विकास में बाधा बन रही है? क्या वाकई आबादी और विकास के बीच मजहब किसी कड़ी का काम करता है? संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक तैयार करती हैं तो देखती हैं कि किसी देश के लोगों की सेहत कैसी है, उनकी शिक्षा का साक्षरता का स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है। हम आज ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत के संदर्भ में विकास के इन पैमानों पर खरा उतरने में कोई मजहबी आधार अड़े आता है? आज गिरिराज सिंह के बयान के बाद अलग अलग राजनीतिक दल जवाब देने के लिए सामने आए। किसी ने कहा कि यह राजनीतिक बयान है, किसी ने इसे नोटबंदी से जोड़ दिया और कहा कि सरकार ऐसा करेगी तो गलत करेगी। गिरिराज सिंह को अपना इलाज तक कराने की सलाह दी गई। हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है तो क्यों इस देश के राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्रों में, अपने राजनीतिक एजेंडों में इस मुद्दे को तरजीह नहीं देते? नसबंदी की सियासत, नसीहत और जरूरत देश के विकास से जोड़ते हुए इन तमाम पहलुओं पर आज की बहस ताल ठोक गई। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के कारण आज देश में काले धन पर एक नकेल कसा है, देश की आर्थिक रीढ़ मजबूत हुई है। उसी तरह देश में विकास के लिए हमें दुनिया की ऊंचाइयों पर जाना है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून लाना होगा और जिससे हमारे साधन सीमित हैं और उस सीमित साधन का हम प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर पैदा कर रहे हैं जनसंख्या। तो आज देश के लोगों को इसे मजहब से ऊपर उठ करके देश हित में सोचना चाहिए। बड़े पैमाने पर नसबंदी कराने की योजना वो लागू होगी कि नहीं, लेकिन बीजेपी की तो नसबंदी हो जाएगी, इतना तय है इस योजना से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है जो अपने घरेलू भी हैं, वहीं के हैं, संघ से भी ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। उनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। गिरिराज सिंह जी को पोस्टर पर लगाएं और फैमिली प्लानिंग और फैमिली साइज की बात करें। क्या जिस ढंग से नोटबंदी की गई है इसी तरह से कहा जाएगा कि जो लोग 8-9 बजे तक अभी आप लोग सब हैं, 12 बजे के बाद सबकी नसबंदी हो जाएगी? कहना क्या चाहते हैं? इसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, या कहे कि हमारे मंत्री का बयान जो है वो उससे हम सहमत नहीं। गिरिराज सिंह जी ऐसे बयान देने के लिए मशहूर पहले से रहे हैं और शायद बिहार के लोग इस चीजों को पसंद करते होंगे, लेकिन नोटबंदी करके नसबंदी तो अपने आप हो गई। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या नोटबंदी के बाद अब नसबंदी पर विचार कर रही है मोदी सरकार? दूसरा सवाल, क्या जनसंख्या नियंत्रण पर सच बोलना गुनाह है? तीसरा सवाल, आबादी और विकास के बीच मजहब कहां से आया? चौथा सवाल, आबादी रोकने के लिए जागरूकता जरूरी या कानून? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, बेकाबू आबादी का मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे से बाहर क्यों है? तो आपको बता दें कि आज की इस बहस में हमने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी न्योता दिया, लेकिन पूर्व तय व्यवस्थाओं की वजह से उन्होंने आज की इस बहस में शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रम पहले से तय है, अन्यथा वो इसमें आने को राजी हो जाते हैं। बहरहाल हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो दोपहर का सामना के संपादक रह चुके हैं, पत्रकार हैं। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख भी हैं। स्वागत है राकेश सिन्हा आपका भी।
प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और बिहार में छात्र राजनीति से वो सक्रिय रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत दिन के बाद आज ताल ठोके में प्रेमचंद मिश्रा, आपका भी स्वागत है। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, जो समाज सेवी हैं, इस्लाम के जानकार हैं, मुसलमानों से जुड़े मुद्दे अक्सर वो उठाते रहते हैं। विभिन्न चर्चाओं में उनको भी आप जी न्यूज़ पर पहले देख चुके हैं। स्वागत है मौलाना अंसार रजा, आपका भी। तो प्रेम शुक्ला, ये तैयारी है या कि एक बार फिर से पत्थर फेंक के बस टेस्ट कर रहे हैं कि एक मंत्री से बयान दिलवा दिया और उसके बाद देखा कि कैसा रिएक्शन आता है और फिर ठंडे बैठ गए क्योंकि रिएक्शन ज़्यादा हो गया? नहीं, एक मंत्री ने अपना विचार व्यक्त किया है और मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर इस तरह के विचार व्यक्त करने को अनावश्यक जो है उसको कुछ लोगों ने जो है राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू किया है। उनको थोड़ा बचना चाहिए। जब ये गिरिराज सिंह जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा आपके पास है, लेकिन संसाधनों में आपकी वो हिस्सेदारी नहीं, भूमि उतना नहीं है, आपके पास जल संसाधन उसकी तुलना में बहुत कम है, तो जनसंख्या नियंत्रण आपके विकास में आवश्यक है। तो मुझे लगता है उनके इस तर्क से कोई असहमत नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, संघ परिवार का कोई व्यक्ति है, विचार परिवार का, उसने कोई अगर न्यायोचित भी किसी तरह का विमर्श किया है तो अब उसको मजहब के चश्मे से देखना और फिर उस पर जो हमला बोल देना, फिर उसका और अभी आपने दिखाया, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 20 सूत्री कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले कांग्रेस नहीं लाया। आज उसी कांग्रेस को जनसंख्या नियंत्रण पर लगता है कि किसी एक विशेष वर्ग की जो है वो वोट बैंक खो देगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर इस तरह का व्यंग्य और फब्तियां कसना या जनसंख्या नियंत्रण की बात करने पर नाराज हो जाना, निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने जो बात की है, विमर्श उन्होंने प्रारंभ किया है, इस पर एक स्वस्थ विमर्श होना चाहिए और यदि आवश्यक है तो इस पर कानून भी बनाए जाने में यदि आवश्यक है तो मुझे लगता है कई बार जनसंख्या नियंत्रण जो है हमारे परिवार कल्याण विभाग, यदि उसको उस तरह से प्रतिसाद प्राप्त होता है और बिना कानून के भी कार्य होता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि इस देश के विकास में यदि कानून की आवश्यकता हो तो सारे दलों को जो है उस पर विमर्श करने में क्या कष्ट है? शुक्ला जी, लेकिन दिक्कत तब आती है जब यही गिरिराज सिंह कुछ दिन पहले एक बयान में कहते हैं कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ाने की जरूरत है और आज वो कहते हैं कि इस देश की जनसंख्या को, लेकिन किस संदर्भ में कह रहे हो सर? आप अगर थोड़ा सा जब उनको लगता है कि आप जो है जनसंख्या संतुलन यदि मजहब के आधार पर जो है बिगड़ गया तो इस देश में पूरी दुनिया में एकमेव उदाहरण संभवतः भारत है जहां पर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है। तो एक राजनेता का उस पर चिंतित होना क्या अनावश्यक लगता है? पूरी दुनिया में कहीं पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है, रेस के आधार पर हुआ है, भौगोलिकता के आधार पर हुआ है। एकमेव देश है भारत जहां पर जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने पर एक बार आबादी के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है और एक धर्म विशेष के लोग आज भी जनसंख्या नियंत्रण को मजहब के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं ना कि आप लोग उन्होंने बयान दिया होगा। भाई, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप लोग अगर इस चिंता में पड़े हैं कि आबादी रुकनी चाहिए जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें आपकी ज्यादा चिंता इस वजह से कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से तेज गति से नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हर किसी को स्वीकारना चाहिए ना। मजहब वाले देखिए, धर्म के आधार पर तो हमारे यहाँ भी नसबंदी जो है, सनातन धर्म में भी नसबंदी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सनातनी इसको स्वीकार कर रहे हैं। हिंदू धर्म के तमाम पंथों में जो है नसबंदी अस्वीकार है, लेकिन उसको स्वीकार रहे हैं राष्ट्र हित में। तो शेष लोग जो इसको धर्म के आधार पर आड़े ला रहे हैं, उनको भी थोड़ा जो है उसके धर्म के की परिधि से थोड़ा बाहर उठकर राष्ट्र के लिहाज से सोचने का अगर कोई आह्वान कर रहा है तो उसको सांप्रदायिकता के चश्मे से नहीं देखा जाए, इतनी सी बात है। प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर वाकई ये बात इतनी सीधी है जैसे समझा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आपके हम नाम हैं प्रेम जी दोनों, तो उसको फिर धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? फैमिली प्लानिंग अगर उसको कह दें तो फैमिली प्लानिंग तो हर आदमी के लिए बेहतर है ना, फिर हर समाज के लिए बेहतर है, हर देश के लिए बेहतर है, हर धर्म के लिए बेहतर है। बिल्कुल, मैं फैमिली प्लानिंग के कंसेप्ट को मानता हूँ, मेरी पार्टी भी मानती है और हमने सबसे पहले आपने अपने 5 जो कार्यक्रम आज रखे उसमें आपने जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में भी कहा है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले परिवार नियोजन
छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये सारे हमारे स्लोगन्स हैं। हम ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं और करते रहे हैं। हमारी सरकार जब तक रही है हमने कई योजनाओं को चलाया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया। लेकिन पॉइंट यहाँ दूसरा आता है कि जब सरकार के कोई मंत्री, वो भी एक ऐसे मंत्री जो इस तरह के बयान देते रहते हैं जिसका कोई न कोई एंगल कम्युनलिज्म से जुड़ जाता है, चाहे वो जान के बोले अनजाने बोले। और आपने खुद अभी टोका शुक्ला जी को कि इन्होंने खुद भी कहा था कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उस स्वर्गीय सिंघल जी ने भी कहा था कि इतने बढ़ाने चाहिए। कई और इनके विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेता जो मंत्रिपरिषद में भी हैं वो लोग बोलते रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े लोग इस तरह की बात करते हैं तो उनके नियत पर संदेह होना स्वाभाविक है। जनसंख्या नियंत्रण हो, इसके लिए बिल्कुल आम सहमति बनाई जा सकती है, इसके लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए। लेकिन यह कहना कि हम कानून बनाएंगे और कानून के द्वारा इसको रोक पाएंगे, तो मैं इससे असहमत हूँ। ऐसे मामलों में आप कानून बनाएंगे तो वो उससे आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अभी नोटबंदी को लेकर जो परेशानी है, पहले उस पर सरकार ध्यान दे, प्रायोरिटी दे, लोगों की समस्याएं कम हो तो ज़्यादा बेहतर हो। कानून हमने और कई मामलों में बनाया है, अपराध नियंत्रण को लेकर बनाया हुआ है, दहेज नियंत्रण को लेकर बनाया हुआ है, बाल श्रम को लेकर बनाया हुआ है। क्या ऐसे कानूनों के रहते इस सब मामले में कोई सफलता मिल पाई है क्या? ये तमाम कुरीतियाँ आज भी चल रही हैं। तो मेरा कहना है कि सिर्फ कानून बना लेने से आप किसी जनसंख्या को नियंत्रण करने की दिशा में सफल नहीं हो सकती। इसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप विदाउट एनी पॉलिटिकल एंगल, कोई एंगल लिए बगैर आम जनता के बीच में अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, उन्हें बताइए। आज शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर लोग ध्यान दें और शिक्षा को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ी है। अब कहीं न कहीं लोग इन चीज़ों को मान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। छोटा परिवार, मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो छोटे परिवार के कंसेप्ट को मान रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर पर्पस ये है कि आप कोई न कोई पॉलिटिकल एंगल बने, इस पर विवाद हो और इससे कुछ ध्रुवीकरण की संभावना अगर खोज रहे हैं गिरिराज सिंह, तो मैं समझता हूँ वहाँ आपत्ति हो सकती है। और गिरिराज सिंह कोई ऐसे विचारक नहीं हैं जिनके कोई बयान को लेकर इतने लंबे चौड़े और आपके जैसे बड़े चैनल में डिस्कशन हो रहा है। मैं समझता हूँ इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। सर, वो केंद्रीय मंत्री हैं, पहली चीज देखिए ही रहते हैं। वो जिस विभाग के मंत्री हैं, उनसे राजनीतिक निजी समीकरण कुछ और हो सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं मानता हूं सर, आपके साथ खेले कूदे बड़े हुए होंगे राजनीति में, आपके अपने राजनीतिक समीकरण उनके साथ कुछ भी हो सकते हैं। आज वो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और जब केंद्र का एक मंत्री कहता है तो फिर वो सरकार की आवाज समझी जाती है और उसके ऊपर चर्चा करना हम अपना दायित्व समझते हैं। आपने कहा कि इस पे कानून ना बनाइए। हत्या का कानून है, हत्या नहीं रुकी। बाल श्रम का कानून है, बाल श्रम नहीं रुका। दहेज का कानून है, दहेज नहीं रुका। हर चीज का कानून है, वो सारी चीजें हो रही हैं। तो आपके मुताबिक फिर क्या संजय गांधी वाला फार्मूला अपनाना चाहिए सर, कि पकड़िए और कर दीजिए सबकी नसबंदी, 1 साल में लटका दीजिए 60 लाख लोगों को? मैं उन्हीं चीज़ों की तरफ तो आपको ले जा रहा था कि गिरिराज सिंह को पहले मेनका गांधी जी से बात कर लेनी चाहिए थी कि क्या, कहाँ पर क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं कानून से और फोर्सफुली कोई आप एक्ट करते हैं। तो मैंने अवेयरनेस कैंपेन पर जोर दिया कि आप समाज में अवेयरनेस कैंपेन करिए। और गिरिराज जी के बयानों को लेकर आप कह रहे हैं केंद्र में मंत्री होना अलग बात है, लेकिन आप जो बीजेपी को वोट नहीं दे वो पाकिस्तान चला जाए, इस तरह के बयान अगर कोई नेता देता है और उससे हम माने कि बहुत बड़े उच्च कोटि के नेता हैं और बड़े अच्छे विचारक हैं, तो ये आपके विचार हो सकते हैं, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। मैंने उस एंगल से आपको कहा कि गिरिराज सिंह कोई बहुत अच्छी बात कभी नहीं कर रहे हैं। जिस विभाग के मंत्री हैं उससे रिलेटेड उन्होंने कभी कोई बात कही नहीं है, लोगों को याद नहीं है। राहुल गांधी रोज आए दिन बचकाने बयान देते हैं, तो उनके बयान पर विमर्श न किया जाए। रहे हैं उनकी ख्याति, राहुल गांधी रोज उठ पटांग बयान देते हैं कि आपने जो कसौटी तय की है इंटेलेक्चुअलिज्म की, वो उस पे खरे नहीं उतरते। एक पल को मैं मान लेता हूं सर, ठीक है, लेकिन इससे यह बात खत्म नहीं हो जाती ना कि केंद्र सरकार का एक मंत्री कोई बात कह रहा है तो उसको हवा में जाने दिया जाए, और अगर वो गलत कह रहा है, अगर वो केवल माहौल बनाने के लिए कह रहा है, तो वो चीज भी तो एक्सपोज होनी जरूरी है। अगर चर्चा ही नहीं करेंगे तो वो एक्सपोज भी कैसे होगी चीज? बिल्कुल, ये पता कैसे लगेगा कि केवल माहौल बनाने के लिए इतने बड़े देश में इस तरह की बातें कह दी जा रही हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह दे रहे थे जब अल्पसंख्यकों को इस देश के संसाधनों पर पहले अधिकार की वकालत कर रहे थे, जब वो कह रहे थे घोटाले हो रहे थे, मैंने देखे नहीं। सबसे उठपटांग कपिल सिब्बल ने दिए, तो कपिल सिब्बल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, इन सब पर जो है मनमोहन सिंह जी को लेकर इनके मापदंड पर मनमोहन सिंह जी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ज्यादा उठपटांग इस देश में दिया किसने?
कम से कम अरे क्या व्यक्तित्व है भाई साहब कुछ सयान कि कीजिए, अल्पसंख्यकों कुछ को जो है सम्मान पहला अधिकार दिया जाए। लोकतंत्र विरोधी बयान है, क्या सम्मान करेंगे? प्लीज शुक्ला जी, उन्होंने सारे बहुसंख्यकों का अपमान कर दिया। विश्व सम्मान देता है, अगर आपके जैसे लोग नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अशक्त व्यक्ति है, आपके जैसे लोगों का सम्मान चाहिए, कठपुतली थे आपके जैसे लोगों मेरा का सम्मान छोड़ दीजिए भाई, आप क्या सम्मान करेंगे मेरा? मनमोहन सिंह चरण को जो चाटकों का respect सम्मान है, कीजिए, वो वर्ल्ड में है, लुटेरों को वर्ल्ड में संरक्षण है। देने वालों सर, का प्लीज सम्मान देखिए। कीजिए। जरूरत नहीं है। सर देश देखिए, में जो है सर आपके जैसे बहुमतवादी व्यवस्था आप को दोनों से मेरी बहुमतवादी रिक्वेस्ट कौन है वो आने वाला समय तब्दील पता आप चल दोनों जाएगा। से मेरी रिक्वेस्ट लुटेरे है, आप कौन दोनों से हैं? मेरा निवेदन है, अगर इस देश लुटेरे में प्लीज बहुमतवादी आपसी तू समाज मैं की नहीं पढ़ के समाज एक गंभीर विषय है सर। पहला अधिकार ये देने के देश बाद जिस रफ्तार से इसकी आबादी बढ़ रही है सर, आने वाले समय में आपके बच्चों को जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाएंगी। इस बात को समझिए सर। आपकी 2 पीढ़ी के बाद सर दफनाने को जमीन नहीं मिलेगी, जलाने को नहीं मिलेगा शमशान घाट, ये स्थिति हो रही है। समझ जाइए इस बात को। एक गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोग उसको राजनीति की तरफ खींच ले जा रहे हैं फिर से। एक्सेप्ट कीजिए सर थोड़ा सा रुक जाइए ना, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए झगड़िए मत आपस में, सुधारिए आपस में झगड़िए मत। पाठक बन गए और क्या नहीं सुधारिए आप सुधरिए। आप गिरिराज सिंह का अपमान कर रहे हैं आपस में और मनमोहन सिंह, आपकी भाषा क्या है? मनमोहन सिंह ने क्या मैंने गलत कहा? मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था क्या? सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि नहीं? क्यों नहीं किसी लुटेरा को पकड़ा? ये बताओ ना, को पकड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नहीं? और वो गलत था कि नहीं? बकवास करते हैं बैठ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है और आपके जैसे छोटे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं चाहिए उनको। रखिए अपना रिस्पेक्ट दीजिए आप गिरिराज सिंह को और दीजिए अपना रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी को। ऐसे मत करिए, नहीं ये मत करिए, इस भाषा का प्रयोग मत करिए। अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे 10 गुना ज्यादा कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन अपने स्टेटस बनाइए, संपादक रहे और बकवास कर रहे हैं। अरे कुछ तो दिमाग रखिए महाराज। आपकी क्या औकात है? क्या बात कर रहे हैं? क्या औकात है? प्लीज छोटा कह रहे हैं, प्लीज हम आप दोनों की आवाज, अरे हमारी औकात छोड़ो, हम आप दोनों की आवाज मनमोहन बंद सिंह कर के रहे हैं। बारे में बोलने की आपसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज बंद कर दें। मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, तब तक आप लोग अपना गुस्सा शांत करें और इस बात का ध्यान रखें आप राष्ट्रीय टीवी पर हैं, दुनिया भर में इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं और आपकी बातों से, आपके शब्दों से आपकी पार्टियों की छवि जा रही है उन लोगों के मन में, उनके जहन में। मौलाना अंसार रजा, देश के विकास की बात कम्युनल होती है क्या? रोहित जी, ये दोनों लोग तो आपस में लड़ते रहेंगे। हमने आवाज बंद कांग्रेस कर और दी। बीजेपी का ये काम है कि कोई अच्छा मुद्दा अगर आ रहा है तो उसको उलझाकर, अच्छा नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो बंद करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बहुत भीड़ वाली शादी में एक औरत ने भीड़ को देखते हुए अपनी बीच की उंगली से, शहादत की उंगली से इशारा करके अपने शौहर को बुलाया। सारे लोगों ने देखा कि एक शौहर को उसकी बीवी बुला रही उंगली का इशारा करके, तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। जब शौहर बीवी के करीब पहुंचता है तो पूछता है, बीवी क्या बात है? कहा कुछ नहीं, मैं अपनी उंगली की ताकत देख रही थी कि अभी ताकत है उंगली में कि नहीं है। गिरिराज सिंह साहब यही कर रहे हैं कि हुकूमत को जो एजेंडा है, उन्होंने सिर्फ एक करंट लगा के देखा है कि देखें क्या माहौल बनता है। देखिए, नोटबंदी जो हुई वो मुल्क के लिए अच्छी है, बुरी है, ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है नोटबंदी के मसले में, मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। अब जहाँ तक सवाल नसबंदी का है, गिरिराज सिंह को एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि गिरिराज सिंह साहब अपनी ज़बान पर खुद भी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हम अपनी ज़बान से ये नहीं कह सकते हैं कि वो उनका ये जहनी दिवालियापन है कि उनको इस तरह के बयान नहीं जारी करनी चाहिए थे। ये काम जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा बोलता है तो हमें लगेगा कि भाई हमारा वज़ीर आज़म बोल रहा है और क्या बोल रहा है, मुल्क की तरक्की के लिए क्या बात है, वो अच्छा लगता है, तो लगेगा कि हाँ भाई कोई बोल रहा है। चूँकि जब हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और उनकी बातों पर अमल करती है। अब गिरिराज सिंह साहब का जहाँ तक सवाल है, तो उनका क्या, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। उनको एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए, यही हिंदुस्तान है कि जब नसबंदी की बात आई थी तो नसबंदी तो नहीं हुई, सरकार की नसबंदी हो गई। और अगर गिरिराज सिंह यही चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा सत्ता में ना आए, तो उनको इस मुद्दे को हवा देनी चाहिए और उछल कूद के आनी चाहिए। प्रोग्राम पूरे मुल्क में होनी चाहिए, अच्छी तरीके से प्रोग्राम करने चाहिए, खूब हवा देनी चाहिए कि नसबंदी करो, नसबंदी करो। अब नसबंदी इंसानों की होती है या हुकूमत की होती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मौलाना अंसार रजा, एक चीज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं। देखिए, मंत्री ने जो कहा उसमें नसबंदी शब्द नहीं था,
जी। उन्होंने कहा कि एक कानून होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए भी। दूसरी बात यह है, मेरा सवाल जो आपसे वो ये है कि अगर कोई ये कह रहा है, वो चाहे सरकार का मंत्री हो चाहे सरकार का प्रधानमंत्री हो, अगर वो आके ये कहता है कि इस देश की बेहतरी के लिए अब ये समय आ गया कि देश की जनता ये सोचे या सरकार ये सोचे कि आबादी को थोड़ा रोकना जरूरी हो गया है, संसाधन कम है और लोगों की बढ़ने की रफ्तार उतनी ही बनी हुई है, तो वो आपके हित की बात कर रहा है या आपके अहित की बात कर रहा है, नुकसान की बात कर रहा है? देखिए रोहित जी, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां हमसे ज्यादा आबादी है, लेकिन क्या वहां फर्क पड़ रहा है? क्या यहां आप मुसलमानों चाइना को ने क्या टारगेट तरीके मत कीजिए। अख्तियार किए अपनी आप आबादी को एक्स्ट्रा कंट्रोल सिविल- करने के लिए, आपको एक्स्ट्रा मालूम कानून है की बात- मौलाना साहब? चाइना ने क्या तरीके अख्तियार किए आपको मालूम है? मुझे मालूम है। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त जो तरक्की होनी चाहिए थी, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। खाली अगर आप मुसलमानों को एक वर्ग विशेष को आप टारगेट बना करके कहेंगे कि साहब नसबंदी होनी चाहिए, आपको क्यों और उनके लगता है कि बच्चे कम मुसलमान पैदा होने टारगेट हो रहे हैं चाहिए? इससे? हमें एक बात समझ में आपको नहीं क्यों आती लगता है है कि मुसलमान टारगेट हो रहे हैं इससे? वो उन्होंने कहा है ना, आप उनका बयान सुनिए ना, उनका बयान सुनिए। आपके स्वामी जी जो हमेशा बकवास करते हैं, बीजेपी के मौलाना स्वामी साहब, जी, वो भी आज ये बात कहने पर मौलाना मजबूर हो साहब, गए हैं कि मौलाना बात साहब, तो सही कही अभी है, आप दो लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स को लफ्जों भाषा का चुनाव ज्ञान ठीक दे रहे नहीं थे, था। अब जी। आप खुद वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई। हमने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया? आपने कहा बकवास करते हैं। मौलाना साहब, आप खुद पढ़े नहीं, लिखे, चुभ नहीं गई है रोहित आप उन दो नेताओं की बात पे आप आपत्ति जता रहे थे कि कैसे शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद उसी शब्दावली पे जा रहे हैं जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उनकी आवाज हमें आज बंद करनी पड़ी मजबूरन पहली बार। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है मौलाना साहब, आज आप तो जीवन जी रहे हैं, बड़े अच्छे से जी रहे हैं, सब कुछ आपको उपलब्ध है, हवा भी है, पानी भी है, छत भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था भी है, उनकी नौकरी के लिए भी शायद स्कोप बन जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी हो उसको ये सारी सुविधाएं मिलती रहें? रोहित जी, हमने कब इस चीज से इनकार किया है? हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क में रहने वाली हर कौम तरक्की करे, और जो कौम की तरक्की के लिए तरीके हैं वो इस्तेमाल सरकारों को करना चाहिए। लेकिन हमारे अर्ज करने का मकसद ये है कि जो लोग बीजेपी को बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं ए लोगों 10-10 बच्चे पैदा करो, ए लोगों 12-12 बच्चे पैदा करो, 2 को सरहद पे भेज दो, 2 को मठ में भेज दो, 2 को यहां भेज दो। इन लोगों पर जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं, ये पहले कृपया बताएं, जबान पर आपकी क्या कंट्रोल राय होना है? चाहिए। बच्चे पैदा करने की जनसंख्या नियंत्रण पर आपकी जरा जुबान नियंत्रित करके पैदा करने की बताइए। जनसंख्या नियंत्रण पर आपकी राय क्या है? जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी राय नहीं, छोड़ दीजिए ना। नहीं मौलाना साहब, जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी राय स्पष्ट कर दीजिए ना। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए डिबेट हो रही है, उनको कैसे छोड़ देंगे? मौलाना साहब, नहीं, उन्हीं पर तो ही डिबेट बता हो रही है, दीजिए ना, उनको कैसे जनसंख्या छोड़ देंगे नियंत्रण उनको? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपने चीन का आपने जो है जिक्र किया, बिल्कुल होना चीन चाहिए। में कब तो हम जो मना कर है रहे हैं? नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध है। हम कब मना कर रहे हैं? चीन में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है, भारत में हो सकता है देखिए, क्या ये? आप चीन का उदाहरण तो दे रहे हैं। आप देखिए, आपने नमाज की बात इसलिए चीन में अगर हम पाकिस्तान रोजा की रखने पर मिसाल देते, प्रतिबंध है, तो आप हमें आप चीन का उदाहरण दे रहे हैं। अगर इस तरह की आप मिसाल चीन देते- का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं कृपया चीन का हमने मिसाल कभी दो, पाकिस्तान समझ का लीजिए उदाहरण ना। नहीं दिया। वहां तो हमने कभी रोजा पाकिस्तान का रखने पर उदाहरण नहीं प्रतिबंध दिया। है। प्रेम शुक्ला जी, तो आप चीन का उदाहरण कहां से पाकिस्तान दे का रहे हैं? उदाहरण हमने नहीं दिया। नहीं ठीक किया आपने, पाकिस्तान का उदाहरण हमने नहीं बहुत दिया। बढ़िया किया आपने, हम बड़े आभारी हैं। हाँ, हम कि पाकिस्तान आपने का उदाहरण ये पाकिस्तान का गिरिराज नहीं दिया। सिंह है जो पाकिस्तान लेकिन जिस में चीन टिकट का आपने मांगते हैं। उदाहरण दिया, हमने- उस चीन को हम अगर कॉपी पाकिस्तान किया का नाम जाए लेना भी तो पसंद चीन नहीं में करते। रोजा पढ़ने पर चीन में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है, रोजा रखने पर प्रतिबंध है, दाढ़ी रखने तक पर वहां पर जो है ये कानून किसने है। आपसे कह दिया कि तो चीन ऐसे में नमाज कानून पे वाले पाबंदी राज है? को आप आदर्श हमें मान रहे हैं? चीन से नहीं सीखना, नमाज हमें पे सीखना पाबंदी अपने है। मुल्क से है। अभी आप ही तो कह हमने रहे थे सिर्फ चीन एक से बात सीखो। कही है आपसे। अच्छा, एक काम करते हैं। प्रेम अभी शुक्ला जी, अभी हमने जनाब सुनिए, आप ही सुनिए, कह रहे थे चीन सुनिए, से आपस हमने सीखो। में नहीं सीखने की उलझिए। बात नहीं कही, मैंने आपस में सीखने नहीं की बात नहीं उलझिए। कही। आपस में नहीं नहीं नहीं, मैंने सीखने की बात नहीं की। मैंने ठीक है, ये कहा आपस है में नहीं कि चाइना उलझिए। में भी अच्छा, आबादी बढ़ी हुई है। आपस में मैंने नहीं ये कहा है उलझिए, कि वो मुल्क आपस में तरक्की नहीं कर रहा उलझिए। है। एक बार हम राकेश भी सिन्हा तो जी को कर सुनिए। सकते हैं। नहीं चीन का उदाहरण क्यों दे रहे थे? ठीक है, एक बार राकेश सिन्हा जी को भी सुन लीजिए। राकेश सिन्हा, ऐसा क्या है कि हमारे देश में जब जब आबादी पर कंट्रोल की बात होती है तो वो घूम फिर कर मुसलमानों पे आके अटक जाती है? क्या ये एजेंडा है इसलिए कि मुसलमानों की आबादी की जो दर है वो 24% की रफ्तार से बढ़ रही है, और प्यू रिसर्च फाउंडेशन ये कहता है कि 2050 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो जाएंगे? क्या आरएसएस बैक्ड बीजेपी के नेता इसी डर को हथियार बना के लोगों को ये जताना चाहते हैं कि आबादी के लिए कानून होना चाहिए, बजाय इसके कि वो लोगों को ये समझाते हैं कि आपके विकास के लिए
आपको आबादी पे कंट्रोल करना जरूरी है? रोहित जी, 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। अब मुझे सबको मालूम होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय किसी दल की संस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 2 चाइल्ड्स नॉर्म इस देश के हित में है। तब यूपीए गवर्नमेंट ने उसका खंडन किया, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, तो अब मैं आता हूँ जनसंख्या नीति पर। देखिए, बात यह है कि जनसंख्या और पर्यावरण 2 ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं आज डिबेट में देख रहा था, वो दलीय मुद्दा बन जा रहा है, सांप्रदायिक मुद्दा बन जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक कारण बता रहा हूँ। 1992 में, अभी प्रेमचंद मिश्रा जी बोल रहे थे, 1992 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को हेड कर रहे थे के करुणाकरन, कांग्रेस के नेता हैं, केरल से हैं। के करुणाकरन ने कहा कि संसद को कानून बनाना चाहिए 2 चाइल्ड नॉर्म्स पे। तो अब हम के करुणाकरन का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आरएसएस कांग्रेस का समर्थन कर रही है। अब मैं आता हूं बात बात अटकती क्यों है, जो आपका मूल प्रश्न है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सेल्फ कंट्रोल और डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स होना चाहिए, मैं सहमत हूं। आप गिरिराज सिंह को खारिज कर सकते हैं, व्यक्ति को खारिज कर सकते हैं, लेकिन जो विचार अगर देश के हित में है उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं व्यक्ति के नाम पर। मैं उसका 2 कारण बताता हूं। देखिए, इस देश, किसी भी देश के लिए आइडियल स्थिति होती है कि रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाए। जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या का रिप्लेसमेंट होता रहे, जनसंख्या बढ़े नहीं। क्योंकि संसाधनों और जनसंख्या का अनुपात ही देश की विकास को सुनिश्चित करता है, लोगों की रोजी रोटी को सुनिश्चित करता है। और चीन के बारे में आपने इशारा किया कि चीन ने किस प्रकार से उसको रोका है। अब इसका कारण क्या है कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में क्यों बात अटकती है। हिंदुओं की जनसंख्या में लगातार कमी आती रही है, उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, सेल्फ कंट्रोल किया है। जैसे भी किया हो, मॉडर्न मीन्स को अपना कर किया है, सेल्फ कंट्रोल किया है, नसबंदी करके किया है। लेकिन उसका दूसरा उदाहरण पहलू आ जाता है जो कि चिंताजनक पहलू है। चिंताजनक पहलू इसलिए है कि एक कम्युनिटी अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर रही है, दूसरी कम्युनिटी उस जनसंख्या को अनियंत्रित करना चाहती है। और जैसे अंसार राजा साहब कह रहे थे कि आप नसबंदी करके मुसलमानों को विक्टिम बनाना चाहते हैं। असम का उदाहरण देखिए, डिकेडल ग्रोथ कहते हैं जो 10 साल में जनसंख्या बढ़ती है। हिंदुओं की जनसंख्या असम में 10% के दर से बढ़ी है और मुसलमानों की जनसंख्या 29% के दर से बढ़ी है। मैं नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट का उदाहरण देता हूं जो भी अलार्मिंग है। अरुणाचल प्रदेश में आप इमेजिन कीजिए, 10 साल में ईसाई जनसंख्या 103% के रेट से बढ़ी है और हिंदू जनसंख्या 5% के रेट से बढ़ी है। मुस्लिम जनसंख्या उसी राज्य में 30% के रेट से बढ़ी है। त्रिपुरा का लीजिए, जो मार्क्सिस्ट शासित राज्य है, वहां मुस्लिम जनसंख्या 24%, क्रिश्चियन 55 और हिंदू 51। पूरे देश में एक इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। देखिए, किसकी जनसंख्या कितनी बढ़ती है, सभी देश के नागरिक हैं, सबका स्वागत, आने वाले हर बच्चे का स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि उसको उद्देश्य पूर्वक डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, यदि यह कहा जाता है कि धर्म हमारा कहता है जनसंख्या बढ़ाओ, तो यह नहीं चल सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार काम होना चाहिए। मुझे लगता है एक सामान्य एक कॉमन जनसंख्या नीति होनी चाहिए, जिस नीति को डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स से आगे बढ़ाना चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि संजय गांधी ने जो किया था वह एक ऐसा कुकृत्य था इस देश में, इस लोगों को विक्टिम किया गया था। ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए, संजय गांधी के रास्ते से नहीं अपनाया जा सकता है, लेकिन कानून बनना चाहिए। उसके लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का अपवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा जी, अब मैं वापस आपके पास आ रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि अब पहले जैसी तुतु मैमे में नहीं पड़ेंगे। मेरा सवाल यह है, जो अभी बात राकेश सिन्हा ने कही है, क्या यह संभव है? हमारे देश में तो कोई भी बात होती है वो अल्टीमेटली घूम फिर के सांप्रदायिक एंगल पे आके फंस जाती है। क्या यह संभव है कि कानून बन जाए जिस पे सब पार्टियों की एक राय हो, कि देश की एक नीति हो जनसंख्या को लेके, क्योंकि वो देश का एजेंडा होगा, देश की बेहतरी के लिए होगा? या फिर आप चाहते हैं कि हम दो हमारे दो का नारा लगा के, बस पे पोस्टर लगा के, रेडियो पे विज्ञापन चला के, दूरदर्शन के समाचार के अंत में विज्ञापन चला के ही इसका प्रचार करते रहना चाहिए, जैसा पिछले करीब 2 दशक में हुआ? देखिए, मैंने आरंभ में ही कहा, सिद्धांत रूप से कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार है। हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए अगर हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा रोज़गार देना चाहते हैं। आप आज देख लीजिए, पूरे देश में ट्रैफिक की क्या प्रॉब्लम है।
इतनी सारी गाड़ियां रोड पर, पूरा देश में आपको ये समस्या है, आखिर क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो रही है। तो इस पर गंभीर प्रयास होने चाहिए ना, कोई राजनीतिक बयानबाजी दे दे। अभी आपने राकेश सिन्हा जी को सुना, अंत में आते आते वो आ ही गए कि उनकी क्या कहने का पूरा सार अगर आप देखें तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अमुक वर्ग में जनसंख्या ऐसे तेजी से बढ़ रहा है, अमुक में ऐसे घट रहा है। अरे घट रहा है तो आप लोग क्यों नहीं उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं? आपके तो तमाम जितने संघ से जुड़े लोग, भाजपा से जुड़े लोग, आधा से अधिक तो विवाह ही नहीं करते हैं, और जो करते हैं पत्नी को छोड़ देते हैं। तो जनसंख्या बढ़ाने में आपका तो कोई योगदान है नहीं। हिंदू समाज की वकालत की बात करते हैं, लेकिन आपका कोई कंट्रीब्यूशन तो दिशा में रहता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ 30 सेकंड का हस्तक्षेप करने दीजिए। यहाँ पर बैठकर एक मिनट, आप जानबूझकर आपत्तिजनक बात करके, जानबूझकर आपत्तिजनक बात मैं एक हस्तक्षेप कर दूं, 10 सेकंड हस्तक्षेप कर दूं, 10 सेकंड आपने आप अगर हिंदुओं की जनसंख्या, एक मिनट, अगर हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर आपने कहा कि हिंदू, आप तो जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे पूरा मैं यह कह रहा हूं, आप भाव सुनिए। रोहित सरदाना जी मेरी आवाज बंद मैं कह रहा हूं डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को पहचानिए। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्यों? मैंने असम का उदाहरण दिया। देखिए मैंने तथ्य के द्वारा अपनी बात रखी है। मैंने कोई राकेश जी ये पूरा कर ले, कम से कम थोड़ा राकेश जी मिश्रा जी पूरा करें, फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। आप उसके बाद जो इंटरवेंशन करना चाहते हैं आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। और मिश्रा जी आप बेहतर जानते हैं, आप लोग भाषा के स्तर से नीचे चले गए थे, तब आपकी आवाज बंद की थी। आप तर्कों का स्तर उठाए रखिए, आप जितनी देर मर्जी बोलेंगे, मैं नहीं रोकूंगा। बोलिए। आपके हाथ में है, आप आवाज बंद करिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, ये देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोगों के खुद के हाथ में नहीं। अरे वो मैं जानता हूँ कि कैसे सिस्टम होता है। जब प्रवक्ता टीवी पे आता है ना सर, वो पार्टी की इज्जत अपने हाथ में लेके आता है सर। आप इस बात को बेहतर जानते हैं। आप मेरे से कह रहे हैं मेरे हाथ में है सर। अरे डाइवर्ट मत कीजिए, अरे डाइवर्ट मत कीजिए, टू द पॉइंट रहिए ना, बोलिए ना, पॉइंट रहिए। आप एक अच्छे एंकर हैं, मैं आपको बोलिए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको? मैं तो कह रहा हूँ वापस विषय पे आ जाइए, पूरा कीजिए अपनी बात। तो मैं तो तब से कह रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए। मैंने रोका ना सर आपके कहने से, पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि राकेश सिन्हा जी ने जो तीन चार स्टेट का एग्जाम्पल दिया, उनका मकसद जो रहा हो, लेकिन आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अमुक वर्ग की आबादी घट रही है, अमुक वर्ग की आबादी बढ़ रही है? तो यही तो वो एंगल है जिस वजह से आप लोग ये प्रयास करते हैं। ठीक है, स्लोगन लगाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हमें सब वर्ग के लोगों के बीच में जाके नहीं बताना चाहिए कि जनसंख्या को नियंत्रण करना कितना आवश्यक है, छोटा परिवार कितना आवश्यक है? ये प्रयास करिए। अगर आप फोर्सफुली कोई चीज़ को इम्पोज करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाएगा। और मैं इस चीज़ को आज एडमिट करता हूँ, जिस बात के लिए इशारा लोग कर रहे थे इमरजेंसी में क्या हुआ था नसबंदी को लेकर, वो हमारी गलतियाँ थी और उसकी सज़ा हम 77 में भुगत चुके हैं। तो अगर वही काम करना है तो जाके मेनका गांधी जी आपकी मंत्रिपरिषद में पूछ लीजिए उनका क्या स्टैंड है 75 में जो काम हमने किया था। तो मैं इन्हीं चीज़ों की ओर आपका ध्यान इसलिए लेना चाह रहा था, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग यहाँ बैठे हैं, कि आप फोर्सफुली कोई चीज़ को इम्पोज मत करिए, इससे सफलता नहीं मिलेगी। आप विचार करिए, अभियान चलाइए, लोगों में जागरूकता पैदा करिए। ठीक है, मैं समझता हूँ हर वर्ग इसके लिए तैयार होगा और आने वाले समय में हम एक देश को बड़ी समस्या से निजात दिलाने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, राकेश सिन्हा आप अपनी बात पूरी करें जो आप इंटरवेंशन दे रहे थे, उसके बाद मैं मौलाना साहब के पास जाऊंगा। बोलिए राकेश जी। देखिए मैंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, इसका एक ही उपाय है कि जब एक जनसंख्या नीति हो। 2000 की जो जनसंख्या नीति है, वो जनसंख्या नीति कहती है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं करती है। यदि जनसंख्या नीति पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। इसलिए जनसंख्या नीति में एक संशोधन होना चाहिए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन तो होता है कि जैसे चल रहा है उसे चलते रहो। पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब होता है जो हमारा ऑप्टिमम लेवल है उसको अचीव करें। वो कैसे करेंगे? जिन राज्यों में इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, मैंने 4 राज्य का उदाहरण नहीं दिया, मैंने 4 सैंपल दिया। पूरे हिंदुस्तान में 2 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों की नीति है, वही स्थिति है। 2 राज्य का उदाहरण सुन लीजिए। एक ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वहाँ मुस्लिम जनसंख्या 1991 से 23 से 27% हो गई, हिंदू जनसंख्या 74 से 70% हो गई। सवाल मैंने कहा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, एक कम्युनिटी कंट्रोल कर रही है, दूसरी कम्युनिटी अनकंट्रोल कर रही है। तथ्य को तो देखना ही पड़ेगा। केरल का उदाहरण लीजिए। केरल में 23% की दर से बढ़ रहे थे, वो 26% बढ़ने लगे, और हिंदू जनसंख्या 85 से 84% के रेट से बढ़ रही है, शेयर बढ़ गया। तो कहने का अर्थ है कि जब हिंदुओं की शेयर घट रहा है तो कंट्रोल हो रहा है, मुसलमान शेयर नहीं कम कर रहे हैं। इसका कारण है कि धर्म का आरे आता है,
अंसार रजा साहब जैसे लोग आरे आ जाते हैं, जब पोलियो का सवाल हुआ तब वहां पर आया धर्म आरे आ गया, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स होना चाहिए। आप गिरिराज जी की भाषा में मत जाइए, उनकी भाषा को खारिज कीजिए। स्वामी जी ने खारिज किया, आप उस तथ्य पर जाइए जिस तथ्य को के करुणाकरण ने कहा, जिस तथ्य को बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा। मोहन भागवत जी ने एक सवाल खड़ा किया, प्रेमचंद मिश्रा जी उसका जवाब दीजिए। क्या देश को नहीं सोचना चाहिए कि 50 साल बाद हमारी जनसंख्या और हमारे विकास की दर के बीच क्या संतुलन होगा? क्या यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सवाल है या कांग्रेस का सवाल है या सीपीएम का सवाल है या पूरे देश का सवाल है? ठीक है सर, दिलचस्प ये है अरे तो सिर्फ कानून बनाने से होगा क्या? उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक। लेकिन राकेश जी, दिलचस्प ये है कि प्रेमचंद मिश्रा आपकी बहस को खारिज नहीं कर रहे हैं, वो तरीके को बदलने की बात करें। वो कह रहे हैं कानून के चक्कर में मत पड़िए, आप रेडियो पे विज्ञापन दीजिए ना, आप अखबार में विज्ञापन दीजिए ना, आप लोगों के अंदर वो भावना जगाइए ना कि वो खुद ही तय कर लें कि हम 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे या उससे भी कम कर लेंगे, जैसा पिछले 2.5 दशक से हो रहा था। सर मैं वापस आ रहा हूँ, सर मैं वापस आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस। सर मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। राकेश जी एक पंक्ति सर बोलिए, पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं ये कहा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पढ़ लें प्रेमचंद मिश्रा जी, 3 रिपोर्ट कम से कम पढ़ लें। तीनों रिपोर्ट में क्या कही गई है देख लें कि एक संप्रदाय विशेष में रेडियो सुनना, टेलीविजन देखना, मॉडर्न जो मीन्स हैं पॉपुलेशन रोकने का, वो प्रतिबंधित है। तो सवाल उठता है कि डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स पर ही यदि हम 50 साल तक अपनी जनसंख्या को डबल कर दें तो क्या ये रैशनल होगा? क्या ठीक है सर, कानून तो बनना ही चाहिए, लेकिन कानून में कहीं तुगलकी कानून नहीं बने, कानून में डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स हो, सबकी सहमति हो। ठीक है, अब हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। मसला यह है कि 1980 में भारत की आबादी थी 70 करोड़ के आसपास और आज 2016 में हमारी आबादी है 125 करोड़ के आसपास। अगर बच्चे 2 ही अच्छे का नारा काम कर रहा होता, अगर हम 2 हमारे 2 का नारा काम कर रहा होता, अगर बस पे चिपके पोस्टर, टीवी पे आने वाले विज्ञापन, रेडियो पे चलने वाले विज्ञापन अपना काम कर रहे होते, तो हमारी आबादी क्या आने वाले कुछ साल में चाइना को पार करने की दिशा में तेज रफ्तार से बढ़ रही होती? शायद नहीं। तो क्या ये जायज़ समय है कि अब कोई नया तरीका तलाशा जाए? हम सब्सिडी को लेके बात करते हैं गैस की कि अगर आपकी कमाई 10 लाख से ज़्यादा है तो आप अपनी गैस सब्सिडी वापस कर दीजिए, किसी गरीब का चूल्हा जल जाएगा। सरकार ये क्यों नहीं कह सकती कि अगर आपके बच्चे 2 से ज़्यादा हैं तो इस देश में जिस भी तरह की सब्सिडी के आप अधिकारी होंगे आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इस देश की उस सब्सिडी को ज़्यादा बांटने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है, बच्चे 2 से ज़्यादा पैदा करें।